कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। रघुनाथ जी, आप सबको आज एक बात और बताना है। अब मेरी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए मेरी सारी संपत्ति, बिजनेस, मेरी ये विरासत तुम दोनों के नाम करना चाहता हूँ। वसीयत तैयार करने को मैंने वकील से कह दिया है। कुछ दिनों में सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पापा, इसकी क्या जरूरत है? अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। ये विरासत आपकी है और जब तक आप हो आपके ही पास रहेगी। हमें खुद से अलग मत कीजिए। मैं कहाँ अलग कर रहा हूँ, ये तो तुम लोगों का हक है और मैं अब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम करना चाहता हूँ। पापा, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है वही कीजिए, लेकिन अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। हमें आपसे ही तो काम करने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है और इस संपत्ति में से मैं कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा दोनों बहुओं के नाम भी करवाना चाहता हूँ। श्वेता मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पापा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। श्वेता बहू, बीच में टोका मत करो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जो भी कहना है उसके बाद कहना। रामपुर की सारी प्रॉपर्टी मैं गोपी के नाम करना चाहता हूँ। बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी संपत्ति, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सर्वोपरि है। ये तेरा हक है, इसमें संकोच कैसा? नहीं बाबूजी, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। आप हो ना मेरे साथ, बस यही काफी है। चल बेटा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। और श्वेता बहू, कहो क्या कहना चाहती हो? पापा जी, आपको याद है जब देवर जी की शादी के लिए माँ नहीं मान रही थी तो आपने कहा था अपनी माँ को मनाओ। मैं अगर माँ को मना लेती हूँ तो जो मैं चाहूँ वो मिलेगा। इन दोनों की शादी के लिए कितनी मुश्किल से माँ को कन्विंस किया था। अब शादी हो गई है, मैं जो मांगू वो आपको देना पड़ेगा। क्या चाहिए बताओ? मुझे रामपुर की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। वहाँ का बिजनेस मैं संभालना चाहती हूँ। रामपुर का नहीं, विराट के साथ काम करोगी। तुम्हें बिजनेस के बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं है। विराट के साथ रहकर काम सीखो, फिर सोचेंगे तुम्हें क्या देना है क्या नहीं। श्वेता गुस्से में, पापा जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गोपी को तो आप बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। इतने में विराट श्वेता को चुप करा देता है। अब इस टॉपिक पर हम बाद में बात करते हैं। मुझे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए कनाडा जाना है। मेरी कल की फ्लाइट है। अगले दिन रघुनाथ जी कनाडा के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद गोपी पर श्वेता टूट पड़ी, कहने लगी, तुझे मीठा मीठा बोलकर लोगों को फंसाना बहुत अच्छे से आता है ना? मम्मी जी, कहीं इसने पापा जी और विराट पर कोई जादू तो नहीं किया है? हर समय इसका गुणगान गाती है। मुझे तो लग रहा है पापा जी को अपने प्रेम जाल में फंसा रही है, तभी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करने को तैयार है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये ऐसे ही नहीं जाएगी इस घर से, पूरी संपत्ति लूट करके ही जाएगी। छी, आप लोगों की कितनी छोटी सोच है। इतने बड़े महल में रहने वाले लोगों की इतनी छोटी सोच हो सकती है। आज पता चला, और एक बाप बेटी के पवित्र रिश्ते पर आप लोग कैसे लांछन लगा रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए? आपकी इस ऊंची सोसाइटी में होता होगा ऐसा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आप लोग कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड अलग है, लेकिन ऐसा अलग है मुझे आज पता चला। मुझे नहीं चाहिए आप लोगों की प्रॉपर्टी, आप लोगों का पैसा, सब कुछ आप लोगों को मुबारक हो। रख लीजिए सब कुछ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अपने उस घटिया बेटे से कहिए मुझे आज़ाद कर दे। अब तेरी जुबान भी खुलने लगी है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे और हमें घटिया बोला। गीता देवी गोपी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि इतने में गोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बस बहुत मार लिया। मुझे आप लोगों ने आज तक, मैं सब सहती रही मगर अब नहीं। गोपी ना किसी के साथ गलत करती है और ना ही गलत सहन करती है।
और मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ, समझ गई आप? ओहो, कमजोर नहीं है तो हमारे देवर जी और इस घर को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? यहाँ तुझे किसने रोका है? आपके उस नामर्द देवर से कहिए मुझे आजाद कर दे। झूठ बोलकर शादी की, फिर झूठा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उस घटिया इंसान की अगर हिम्मत है तो बिना किसी सहारे के मुझसे लड़े। मेरे साथ ये चूहा बिल्ली का खेल क्यों खेल रहा है? जो करना है मेरे साथ करे, मेरी फैमिली को क्यों बीच में लाया? अगर मैं बेबस ना होती तो फिर बताती आप लोगों को कि किसी बेकसूर की जिंदगी के साथ खेलने की सजा क्या होती है। मेरी बेबसी का फायदा मत उठाइए। वीरेन घर के अंदर प्रवेश करता है। इसने मुझे नामर्द कहा, अब मैं तुझे बताता हूँ नामर्द क्या होता है। तूने मेरी मर्दानगी पर उंगली उठाई। वीरेन गोपी के बाल पकड़कर घसीटने वाला था, इतने में विराट आ जाता है। ये क्या हो रहा है? वीरेन गोपी के बाल क्यों खींच रहे थे? वीरेन सक पकाकर कहता है, कुछ नहीं भैया, मैं गोपी को चिढ़ा रहा था, मुझसे लड़ाई कर रही थी, मैं इसे घुमाने नहीं ले जाता हूँ। अब मैं इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मान नहीं रही है, मुंह फुलाकर बैठी है। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था, मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहा है? दोनों कहीं घूम कर आओ, काम तो पूरी जिंदगी करना है। भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। वीरेन बीच में बोला, भाई आप इतनी जल्दी घर कैसे? वीरेन, मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, इसीलिए जल्दी आ गया। श्वेता, तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है ना, मैं तुम्हें घुमाता नहीं हूँ, चलो मेरे साथ। दिल्ली दिल्ली भी कहीं घूमने की जगह है? मुझे नहीं जाना है। अगर घुमाना ही है तो लंदन पेरिस ले जाओ, वहाँ अभी नहीं, बाद में। मुझे नहीं जाना दिल्ली, तुम्हारी मर्जी। गोपी, तुम कुछ कहना चाहती थी, क्या बात है, कहो। भाई, अभी हमें देर हो रही है, हम चलते हैं, आप भी जाइए। गोपी का हाथ पकड़कर जल्दी वहां से बाहर ले जाता है। गोपी को वीरेन जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और जल्दी वहां से निकल जाता है। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तू भाई से क्या कहने वाली थी? जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो वही। अब मैं तुम्हारी काली करतूतों के बारे में बाबूजी और विराट भैया को सब कुछ बता दूंगी। आने दो उन्हें, फिर तैयार रहना। तेरे परिवार की बर्बादी और तेरी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए देखने के लिए। अब मुझे तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता है। जो करना है कर लो, फिर मैं बताऊंगी सारी दुनिया को तुमने मुझसे बदला लेने के लिए क्या क्या गुल खिलाए हैं। तुमसे भी तो पूछा जाएगा, तुमने राधा के साथ ऐसी फोटो क्यों खिंचवाई है? मैं भी देखती हूँ तुम क्या जवाब देते हो। या तुम्हारा झूठ ही जीतेगा या मेरा सच, दो में से एक ही होगा। अगर तुम्हारे झूठ के सामने मेरी सच्चाई हार गई ना, मैं उस ऊपर वाले पर विश्वास करना छोड़ दूंगी। वीरेन मन ही मन में गोपी की बातों से डर रहा था, कहीं मेरा खेला दांव उल्टा पड़ गया तो। फिर ऊपर से दिखाने के लिए कहता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ तेरी बातों पर कौन विश्वास करता है। मुझे छोड़ दो, तुम्हारे साथ नहीं जाना है। क्यों, मेरी मर्दानगी नहीं देखनी है? थोड़ी देर पहले मुझे क्या कह रही थी, नामर्द ना, ठीक है। अब इस नामर्द को देख लिया, देख क्या करता है। एक होटल के सामने अपनी कार रोकता है और गोपी को होटल के रूम में ले जाता है और वहीं बंद करके खुद बाहर आता है, फिर नशा कर रूम पर जाता है। गोपी को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, वो डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है। इतने में वीरेन उसे बेड पर उठाकर फेंकता है। तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। क्यों, मेरी मर्दानगी नहीं देखनी है? तूने मुझे नामर्द कहा था तो मुझे तेरे सामने खुद को साबित करना पड़ेगा। और फिर आज तक तुझे छुआ भी तो नहीं है, पति धर्म भी तो मुझे निभाना है। गोपी रो रो कर कहती है, वीरेन मुझे छोड़ दो प्लीज, गलती हो गई, आगे से नहीं कहूंगी, छोड़ दो मुझे। वीरेन ने गोपी की एक ना सुनी, वो हैवानियत पर उतर आया। उसकी हैवानियत के सामने गोपी कुछ नहीं कर पाई। कुछ देर में वीरेन कहता है, देख ली मेरी मर्दानगी, हा हा हा, हंसता है। फिर वीरेन गोपी को वहीं छोड़कर बाहर जाता है। गोपी बेड पर बेसुध होकर पड़ी थी, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी।
सिर्फ गोपी की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वीरेन बाहर से आकर गोपी के मुंह पर हाथ रखता है और कहता है, जिंदा है या मर गई? अब ज्यादा स्वांग मत रचा, अपने कपड़ों को सही कर और चल और घर चल। गोपी उठने की कोशिश करती है। कुछ देर में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, फिर वहीं बेहोश हो जाती है। मेरा काम हो गया। किसी आदमी को अंदर बुलाता है। वो आदमी उसी होटल का रिसेप्शनिस्ट था। उससे कहता है, इस काम के लिए मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है। जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। जी सर, मैं तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? इस औरत को मैंने दवाई सुंघा दी है, वो अभी होश में नहीं है, तो तुम उसके साथ बेड पर लेट जाओ। सर, ये आप क्या कह रही हो? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। शर्ट उतार कर और लेट जाओ। वो आदमी गोपी के बगल में लेट जाता है और वीरेन उस आदमी के ऊपर गोपी का हाथ रख देता है और फिर अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाता है। उसके बाद उस आदमी को वहां से भगा देता है। फिर गोपी को बेहोशी के हालत में घर ले जाता है और उसे रूम में छोड़कर खुद घर से बाहर चले जाता है। कुछ घंटों में हल्का हल्का होश आता है गोपी को और उसे समझ नहीं आ रहा था उसे हुआ क्या है। कुछ देर बाद गोपी को पूरी तरह होश आ जाता है और खुद को घर पर पाकर हैरान होती है। वो तो किसी होटल में थी, घर पर कैसे आ गई और बेहोश कैसे हो गई थी? फिर उसे याद आता है वीरेन ने उसके साथ क्या किया था, तो वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। कुछ दिन बाद गीता देवी कहती है, वीरेन, अब तेरे डैडी आने वाले हैं और विराट भी आ जाएगा। उन दोनों के आने से पहले इस लड़की का इंतजाम कर। इस घर से इसे किसी भी तरह निकाल। हाँ देवर जी, मम्मी जी ठीक कह रही है। इसके तेवर देखकर लगता नहीं है कि ये हमारी पोल पट्टी खोले बिना इस घर से जाएगी। कितनी ढीठ है। देखा आपने, अगर इसने पापा जी और विराट को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया ना, हम लोग ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के रहेंगे। भाभी, मोम, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। डैडी और भाई के आने से पहले ये इस घर से गायब हो चुकी होंगी। डैडी ने मुझे फोन पर बताया था वो 1 महीने बाद आएंगे। भाई तो पता नहीं कब तक आएंगे, तब तक सब हो जाएगा। वैसे देवर जी, इस गोपी को इस घर से निकालने के लिए क्या कांड किया है, हमें भी तो बताओ। वीरेन गोपी की होटल वाली पिक्चर दिखाता है। वो सब देखकर श्वेता के होश उड़ जाते हैं। मैं तो ये सब देखकर हैरान हो गई। आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। क्या प्लान बनाया है? मानती है ना आप मुझे? बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। दिन बीतते जा रहे थे। गोपी को वो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते जा रहे थे। कुछ दिन बाद गोपी सुबह सुबह अपना बैग तैयार करके नीचे उतर कर आती है। कहाँ जा रही है? मैं अपने माँ बाबूजी के पास जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। अच्छा, ऐसे कैसे जाएगी? क्यों, मुझे कौन रोकेगा? वैसे भी तुम सब मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो ना, तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। फिर गोपी आगे बढ़ जाती है। इतने में वीरेन उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुझे मैं रोक रहा हूँ, मेरी इजाजत के बगैर कैसे जा सकती है? अभी तो तुझसे कुछ हिसाब बाकी है। मेरे साथ तुमने इतना कुछ कर लिया है, अब बाकी क्या रह गया है? छोड़ो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा, तो अब पुलिस को बुलाने की धमकी? पहले ये तो देख ले। वीरेन फोन की सारी पिक्चर गोपी को दिखाता है। गोपी वो पिक्चर देखकर हैरान रह जाती है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब गलत है। मैंने कब कहा तूने किया है? ये तो सब मैंने किया है जिस दिन तुझे होटल ले गया था। वीरेन गोपी को होटल की सारी बात बताता है। तुम बहुत ही बुरे हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? तुझे काबू में करने के लिए, क्योंकि तू बहुत फड़फड़ाती है। अब चुपचाप अंदर जा, नहीं तो ये सारी पिक्चर तेरे रमाकांत ताऊजी, मेरे डैडी और भाई को भेज दूंगा। फिर जिंदगी भर खुद को सही साबित करती रहना। गोपी वहीं जमीन में घुटने टेक कर वीरेन के आगे रोती है। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज, मुझे छोड़ दो। वीरेन गोपी को पैर से हटाकर अंदर जाता है।
गीता देवी और श्वेता वीरेन, ये क्या है? वो खुद ही जा रही थी। न जाने देते, तुमने क्यों रोका? मोम भाभी, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप लोग बस तमाशा देखिए और एंजॉय कीजिए। रघुनाथ जी को कनाडा गए हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया था और उन्होंने गीता जी को फोन करके बताया था वो 3-4 दिन में इंडिया आ रहे हैं। गीता जी वीरेन को बताती है, तेरे डैडी आने वाले हैं। तूने इस लड़की को अभी तक इस घर में रखा है। वीरेन कुछ सोचकर घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन वीरेन स्टडी रूम में बैठकर फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, कब तक पहुंचोगे होटल में? वो आदमी कह रहा था, यही 3 घंटे बाद। वीरेन उस आदमी को बता रहा था, 22-23 साल की लड़की है, नाम गोपी है। मैंने लड़की की फोटो भेजी थी, कैसी लगी? वो आदमी एकदम झक्कास है। इस लड़की के तो मुझे मुंह मांगा दाम मिलेगा। ठीक है, मैं लाने की तैयारी करता हूँ। गोपी पोछा लगाने आई थी, लेकिन वीरेन की आवाज़ सुनकर वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी सारी बात सुन रही थी। वो समझ गई थी उसके साथ वीरेन क्या करने वाला है। इतने में वीरेन स्टडी रूम से बाहर आता है। गोपी उसको देखकर वहीं छुप जाती है। थोड़ी देर में वीरेन गोपी के पास आता है और गोपी को सुंदर सी साड़ी देता है। इसे पहन लेना, आज मेरे साथ तुझे बाहर जाना है। गोपी बिना कुछ बोले साड़ी पकड़कर हामी सिर हिला देती है। वाह, आज बिना कुछ बोले ही साथ चलने को तैयार है। तुमसे तो मैं जीत नहीं सकती। कुछ और बोली तो न जाने फिर कौन से झूठे कांड में फंसा दो। इसीलिए चुप रहना बेहतर है। गुड गर्ल, अब कहीं ना समझदारी वाली बात। मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, तैयार रहना। जैसे वीरेन नीचे जाता है, गोपी उसके कमरे में जाकर अंदर से कमरा बंद कर देती है। फिर डायरी और पेन निकालकर लेटर लिखती है, तुम्हारे हाथों बिक कर मरने से अच्छा मैं खुद ही मर लूं। तुम सुबह जब उस दलाल से बात कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था। अब मैं तुम्हारे इस नर्क से और इस दुनिया से जा रही हूँ। जब तक तुम मेरे पास पहुँचोगे तब तक मैं ऊपर वाले के शरण में पहुँच चुकी होगी। मैं तो तुम्हें सजा दे नहीं पाई, लेकिन तुम्हारी करनी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। जिस दिन तेरे पापों का घड़ा फूटेगा, उस दिन तू किसी लायक नहीं रहोगे। गोपी डायरी वहीं वीरेन के बेड पर रखकर उसी दरवाजे से बाहर निकल जाती है जिस दरवाजे से वीरेन लड़कियों को अपने बेडरूम में लाता था और वहीं से सारे गलत काम करता था। गोपी दुपट्टे से मुंह ढककर घर के दूसरे गेट से बाहर निकल जाती है। उस वक्त गार्ड कुर्सी पर ही सोया हुआ था। वीरेन के घर के कुछ दूरी पर मेन हाईवे है, तो उसी तरफ जल्दी जल्दी भागे जा रही थी। हाईवे के पास बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। अचानक उस भीड़ की तरफ जाती है और भीड़ में बीच में जाकर देखती है, वहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसे बुरी तरह से कुचल रखा था, उसके तन पर कपड़े भी नहीं थे। उस औरत की हालत गोपी से देखी नहीं गई और उसकी लाश पर गोपी अपना दुपट्टा डाल देती है। उधर वीरेन जल्दी जल्दी अपने रूम में जाता है। जो साड़ी उसने गोपी को दी थी वो वहीं पड़ी थी। गोपी कहीं भी नहीं दिख रही थी। वीरेन की नज़र उस लेटर पर पड़ती है जो गोपी छोड़ गई थी। लेटर को पढ़कर वीरेन शॉक्ड रह जाता है। अब ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, अगर मिल गई ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा, याद रखेगी। गोपी को ढूंढने निकलता है। उसी भीड़ के पास वीरेन भी पहुंच जाता है। जैसे गोपी भीड़ से बाहर निकल आती है, वैसे ही उसकी नज़र वीरेन की कार पर पड़ती है। गोपी जल्दी से उसी भीड़ में फिर से छुप जाती है। वीरेन गाड़ी से उतरकर सोचता है, यहाँ लोग जमा क्यों हुए हैं, देखना पड़ेगा। फिर वो एक आदमी से पूछता है, यहाँ भीड़ इकट्ठा क्यों है? यहाँ किसी औरत का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वीरेन जल्दी भीड़ के बीच में जाकर देखता है। उस मृत्यु औरत को देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके ऊपर गोपी का दुपट्टा था। फिर वहां से बाहर निकलकर कहता है, इसने तो सच में अपनी जान दे दी। मैं तो सोच रहा था मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही है। चलो, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, खुद ही इस दुनिया से चली गई। अब मैं उस आदमी को कैसे हैंडल करूं? चलो, इसके बारे में बाद में सोचता हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है।
गोपी भी वहां से आगे निकल जाती है और मन ही मन में कहती है, अच्छा हुआ इसने मुझे मरा हुआ समझ लिया। अब मैं आराम से अपने माँ बाबूजी अपने परिवार के पास जा सकती हूँ। फिर सोचूंगी आगे मुझे क्या करना है। गोपी के पास कुछ पैसे थे तो वो एक दुकान में चली जाती है और दुपट्टा खरीदती है और दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लेती है। अंकल जी, मुझे एक फोन करना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्योंकि मेरा फोन चोरी हो गया है। क्यों नहीं बेटी, ये लो फोन, बात कर लो। गोपी अपने रमाकांत ताऊ जी को फोन करती है। हेलो ताऊ जी, मैं गोपी बोल रही हूँ। मैं घर आ रही हूँ, मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। गोपी कुछ और कह पाती, रमाकांत बीच में बोल पड़ा, अब यहाँ क्या करने आ रही है? तूने हम सबकी नाक कटवा दी। जो हरकत तूने की है वो शर्मसार कर देने वाली है। तेरी हरकत के बारे में जब तेरे माँ बाबूजी को पता चलेगा वो जीते जी मर जाएंगे। जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा। वो तो भला हो वीरेन बाबा का, उन्होंने तेरी हरकत और तेरी वो घिनौनी पिक्चर मुझे दिखा दी, नहीं तो हमें तेरी करतूतों के बारे में पता नहीं चलता। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, तो वही सीधी सादी गोपी है जो अपने और अपनी इज्जत के लिए हर किसी से भिड़ जाती थी। लेकिन आज इतनी जल्दी तुझे शहर की चकाचौंध ने पागल कर दिया। तू सही और गलत का फर्क ही भूल गई। मर गए हम तेरे लिए, मर गई तू हमारे लिए। गोपी कुछ बोलती उससे पहले रमाकांत जी ने फोन रख दिया। गोपी उस दुकान वाले को फोन देती है और धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाती है। मन ही मन में सोचते हुए जा रही थी, लड़की का या तो मायका होता है या ससुराल, मेरा तो दोनों में से कुछ भी नहीं है। फिर सामने एक बस दिखती है जिस उसमें जाकर बैठ जाती है। बस आगे अपने स्थान पर जाकर रोकती है। सारे वहीं उतर जाते हैं। गोपी वहीं बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। बस वाला कहता है, तुम्हें उतरना नहीं, ये बस आगे नहीं जाएगी। गोपी अपने ख्यालों से बाहर आती है और बस से उतर जाती है। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे बदनाम होकर नहीं जीना। हाँ, अब मेरे लिए मरना ही अच्छा है। चलते चलते वो थोड़ा आगे निकलती है। मैन हाईवे पर बेसुध होकर चली जा रही थी। खुद से कह रही थी, मैं क्यों जिंदा हूँ? मेरे सब रास्ते उस वीरेन ने बंद कर दिए। मेरे लिए एक यही रास्ता बचा है। मौत इतने में एक गाड़ी के आगे जाकर छलांग लगाने वाली होती है। इतने में उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जिस गाड़ी के आगे आकर गोपी जान देना चाहती थी, वही गाड़ी वाला उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। वर्तमान में जब मुझे होश आया तो खुद को मैंने हॉस्पिटल में पाया। खुद को वहां देखकर चौंक गई। फिर डॉक्टर से पूछा, मैं यहाँ कैसे और कौन लेकर आया था? डॉक्टर ने कहा, तुम्हें बेहोशी की हालत में तुम्हारे हस्बैंड लाए थे और अभी वो तुम्हारे लिए दवाई और कुछ खाना लेने गए हैं, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। इस हालत में कमजोर होना बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे और हस्बैंड का नाम सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी। मैं हैरान हो गई। वो राक्षस यहाँ भी पहुँच गया। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैम ये कौन सी जगह है? उन्होंने बताया यह बनारस है। फिर मुझे याद आया बच्चे वाली बात। मैंने डॉक्टर से कहा, मैम बच्चा, ये आप क्या कह रही है? हाँ, तुम माँ बनने वाली हो। तब मुझे याद आया वो होटल की घटना। तुम्हारे हस्बैंड आते ही होंगे, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। फिर मैंने सोचा उस वीरेन के यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर मैं हॉस्पिटल की छत पर गई और मैं खुद से कह रही थी, मैं जीकर क्या करूंगी? मेरा इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। छत से कूदने वाली थी, इतने में मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल आया और मेरी ममता जाग उठी और मैंने सोचा, इस बच्चे का क्या दोष है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। फिर मैंने मरने का इरादा छोड़कर यहाँ से कहीं दूर जाने का सोचा। फिर मुझे मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। न जाने फिर मैं इस मंदिर की तरफ खुद ब खुद खींची चली आई। माँ बाबा, यही मेरी जिंदगी की हकीकत है। इन 6-7 महीनों में मैंने पूरी जिंदगी के दुख भोग लिए। उन तीनों ने मुझे जो मेरे साथ किया, शायद कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता होगा। जो जख्म उन लोगों ने मेरे शरीर पर दिए हैं वो कुछ भी नहीं है। वो जख्म मेरे अस्तित्व, मेरे दिल पर लगे हैं। शायद ही जीवन में कभी मैं इन जख्मों को मिटा पाऊं।
उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है। मैं जी कर क्या करूंगी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। राधे श्याम जी और साक्षी जी गोपी के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, इतनी छोटी उम्र में तूने क्या कुछ नहीं सहा। वो कितने बुरे लोग हैं, उनके बारे में सोचकर ही हमें घृणा हो रही है। गोपी बेटा, मृत्यु समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी की परेशानियों से हार कर मृत्यु को गले लगा लेना, ये तो कायरता है। जहाँ हमें लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से जिंदगी फिर से नई शुरुआत होती है। अब मुझे फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। देख, भोले बाबा ने तुझे इसीलिए बचाया है। भोले बाबा के इशारे को समझ ले। एक ही बार नहीं, तुझे 2 बार भोले बाबा ने बचाया है। क्यों बचाया है पता है? क्योंकि तू उन पापियों का सर्वनाश कर सके। तभी तू मैं भोले बाबा और माँ पार्वती के दरबार में पहुंची है। तू यहाँ खुद नहीं आई है, तुझे देवी माँ लेकर आई है। बाबा, मैं मरी हुई उनसे क्या बदला लूंगी? उन लोगों से लड़ने की अब मुझ में हिम्मत नहीं है। मेरी क्या गलती थी जो भगवान ने मुझे उस राक्षस से मिलवाया? क्योंकि तेरे हाथों उसका सर्वनाश होना है। मेरी जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई है, मैं खुद की जिंदगी को समझ नहीं पाई, तो मैं किसी का क्या सर्वनाश करूंगी? बेटी, ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है। इस किताब में बहुत सारे पन्ने होते हैं। हर एक पन्ने में कुछ ना कुछ सीखने वाली बातें लिखी होती है। जितने पन्ने पलट कर देखोगे, उतने ही हमें अनुभव मिलते जाते हैं। इन्हीं अनुभवों से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। सुख और दुख तो जीवन के 2 पहलू है। कभी खुशी कभी गम, कभी आशा कभी निराशा, तो जीवन में लगा ही रहता है। सुख में इतराना और दुख में हताश होकर गलत कदम उठाना कमजोर इंसान की निशानी है। तुम कमजोर नहीं हो, सिर्फ तुम्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं विफलता मिली है। जीवन में दुख और विफलता सफलता और खुशी की अपेक्षा ज्यादा होती है। इन्हीं असफलताओं और दुखों से हम ज्यादा सीख पाते हैं। तो ये मत समझ कि यह पूरा जीवन है। नहीं, ये तो सिर्फ एक अध्याय है। उठ, हिम्मत रख, अपने हक की लड़ाई लड़, शिव पार्वती तेरे साथ है। तू एक दिन अपने मकसद में कामयाब जरूर होगी, क्योंकि सफलता और विफलता से मिली सीख जीवन में बहुत महत्व रखती है। यही सीख तुझे भी जीवन ने सिखाई है। बेटा, तू ही हिम्मत हार जाएगी तो तुझ पर लगे कलंक को कौन मिटाएगा? आज एक नारी के चरित्र और उसके अस्तित्व पर लांछन लगा है। इस लांछन को तुझे मिटाना है। तू सच के लिए लड़ेगी, अपनी सच्चाई साबित कर और दुनिया के सामने उन पापियों का असली चेहरा ला। गोपी बेटा, चल तैयार हो जा। झूठ और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए सच कहा माँ बाबा आपने। अब मैं लड़ूंगी, मैं हार नहीं मान सकती। मैं वीरेन मल्होत्रा, तूने जितने जुर्म करना था कर चुका, अब मेरी बारी है। अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शाबाश, ये हुई ना गोपी वाली बात। माँ बाबा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मुझे हॉस्पिटल किसने छोड़ा होगा? वो डॉक्टर कह रही थी मेरे हस्बैंड ने छोड़ा। अगर वो होता तो मुझे हॉस्पिटल नहीं, वहीं कुचल के जाता, या फिर मैं उसी नर्क में ले जाता। लेकिन वो नहीं, तो फिर कौन था? बेटा, कोई और छोड़कर गया है तो उसका भला हो। अगर वो वीरेन होगा तो तुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि वो तुझे ढूंढ रहा होगा। जी, मैं अब सावधान हूँ। कुछ दिन बाद बाबा, मैं भी आपके साथ मंदिर जाना चाहती हूँ। घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। वहाँ जाकर आपकी कुछ मदद कर दूंगी और मंदिर में जो गरीब बच्चे आते हैं, उन बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, चल मेरे साथ, तेरा मन लगा रहेगा। माँ, मैं बाबा के साथ मंदिर जाऊं? अरे, ये भी पूछने की बात है, जाओ बिटिया। फिर पुजारी जी और गोपी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद मंदिर पहुंच जाते हैं। गोपी मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, फिर लौटकर बाहर निकलती है और बाहर से एक हैंडसम नौजवान मंदिर के द्वार पर माथा टेक कर खड़ा होता है। इतने में गोपी उससे टकरा जाती है। वो लड़का गोपी को देखता ही रह जाता है। मंदिर के द्वार पर गोपी और वो लड़का आपस में टकराती है। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता है?
इतना कहकर वो बाहर जाती है और उन गरीब बच्चों को प्रसाद बांटती है। वो लड़का गोपी को एकटक होकर देखता ही जाता है। इतने में राधे श्याम जी, अरे किशन बेटा कब आए और बाहर की ओर क्या देख रहे हो? सुमित्रा जी अंदर है। सुमित्रा जी यानी कि किशन की दादी। पुजारी अंकल मुझे पता है, दादी अंदर है। मैं उस लड़की को देख रहा हूँ। वो कौन है? पहले तो उसे यहाँ कभी नहीं देखा। बेटा वो मेरी बेटी है। आपकी बेटी? आप तो कह रहे थे कि आपकी बेटी अमेरिका में रहती है और वह कभी यहाँ आती ही नहीं। फिर ये आपकी वही अमेरिका वाली बेटी है क्या? बेटा ये मेरी मुंह बोली बेटी है। बेचारी बहुत दुखी है। मुझे इस मंदिर में मिली थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं अंकल, यूं ही। फिर सुमित्रा जी पूजा करके बाहर आती है। सुमित्रा जी और किशन वहाँ के गरीब बच्चों को और गरीब लोगों को खाने पीने की वस्तु बांटकर वहाँ से चले जाते हैं। दादी माँ, आपसे एक लड़की का जिक्र किया था ना, जो मेरी गाड़ी के आगे आ गई थी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। फिर मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था। हाँ कहा था, पर हुआ क्या? वो लड़की तो हॉस्पिटल में से गायब हो गई थी ना। जी दादी माँ, वो लड़की इसी मंदिर में है। अभी मुझसे मंदिर के द्वार पर टकराई थी और वो पुजारी अंकल के घर में रहती है। अच्छा, तूने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया? अरे दादी माँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसीलिए कुछ नहीं कहा। अब नेक्स्ट मंडे को आपको दिखाऊंगा, अभी चलिए। उधर रघुनाथ जी और विराट बहुत ही दुखी थे गोपी के बारे में जानकर। उन्हें विश्वास तो नहीं हो रहा था गोपी कुछ ऐसा भी कर सकती है, लेकिन वीरेन ने जिस तरह उन्हें बताया था, उन दोनों के पास विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फोटो देखकर सब कुछ सच लग रहा था। मनोहर जी मीरा जी रमाकांत जी से कहती है, गोपी का कॉलेज खुल चुका है। वो कॉलेज खुलने से पहले आने वाली थी। रमाकांत भाई साहब, तुम्हें पता है क्या गोपी कब तक आएगी? रघुनाथ जी ने कहा था गोपी यहीं रहकर पढ़ेगी। कहीं वो अपने वादे से मुंह कर तो नहीं गए? रमाकांत निराश होकर चुप था। रमाकांत भैया बोलो, क्या हुआ? कैसे बताऊं क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताओ भी। रमाकांत जी मनोहर जी और मीरा जी को सब कुछ बताता है और उन्हें वो पिक्चर दिखाता है जो वीरेन ने उसे भेजा था। नहीं, नहीं हो सकता है, ये सब गलत है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन भाभी, मनोहर, यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है। हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। पिछली बार जब यहाँ आई थी वो खुश नहीं थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो किसी मुश्किल में है। मैंने पूछा भी था, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाई। मैं माँ हूँ। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। आप जाइए, मेरी गोपी किस हालत में है पता कर आइए, नहीं तो हम जाते हैं। नहीं भाभी, अब गोपी मल्होत्रा हाउस में नहीं रहती है। ना जाने वो उस आदमी के साथ कहाँ चली गई। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता है। मीरा ठीक कह रही है, कुछ गलत हो गया है हमारी बेटी के साथ। अरे मनोहर, उसके साथ गलत कौन करेगा? रघुनाथ सर उसे अपनी बेटी और विराट अपनी छोटी बहन मानती है और वीरेन बाबा तो फूट फूट कर रो रहे थे। अभी भी गोपी वापस आए तो मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना जी नहीं सकता हूँ, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, गीता मैम और श्वेता मैम उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है रघुनाथ सर के होते हुए गोपी को नुकसान पहुंचा सके। फिर हम किस पर इल्जाम लगाए? जो भी हो, हमारी बेटी ऐसा नहीं करेगी। ये दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। हमारी बेटी के साथ क्या किया उन लोगों ने? रमाकांत भैया पता करो, कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मैं कल ही जाता हूँ, पता करता हूँ। आप लोग अपने आप को संभालिए और लोगों को पता नहीं चलना चाहिए गोपी के बारे में। रमाकांत निकल जाता है मनोहर के घर से। दिन बीतते जा रहे थे। गोपी अब पहले से ठीक होने लगी थी।
सोमवार को किशन और उसकी दादी माँ मंदिर दर्शन करने आए थे। दादी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी। किशन माथा टेक कर वहीं बाहर बैठकर गोपी को देखे जा रहा था। गोपी उन छोटे बच्चों के साथ बच्ची बनकर खेल रही थी। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी देखकर किशन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इतने में दादी माँ पूजा करके बाहर आती है और किशन से कहती है, क्या देख रहा है इस तरह? कुछ नहीं दादी माँ, उन बच्चों को देख रहा हूँ। दादी माँ वही लड़की है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। इतने में राधे श्याम जी प्रसाद लेकर बाहर आती है। सुमित्रा जी पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी उस लड़की को यहाँ बुलाइए। राधे श्याम जी गोपी को बुलाते हैं। बाबा कहिए क्या हुआ? बिटिया ये किशन है, ये इनकी दादी माँ सुमित्रा जी। गोपी सुमित्रा जी को नमस्कार करती है और किशन को हेलो कहती है। आपको मैं जानती हूँ, आप लोगों से जानबूझकर टकराते हैं ना? किशन हंसकर कहता है, जी हाँ आप सही समझी। गोपी की बात सुनकर सब हंस पड़े और गोपी साइड में खड़ी होकर किशन को गुस्से में देख रही थी। बाबा मैं जाऊं? बेटी यहाँ बैठ, तुझे कुछ बताना है। कहिए बाबा। तू जानना चाहती है ना, उस दिन तुझे हॉस्पिटल किसने पहुंचाया था? जी हाँ, किसने पहुंचाया था? किशन बेटे ने। गोपी चौंक कर बोली, जी आपने? लेकिन आप वहाँ क्या कर रहे थे? किशन गोपी को छेड़ते हुए, जी हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा था। कब तुम मेरी गाड़ी के आगे जान देने आओगी? सब हंस पड़े। हाँ ठीक है, आगे बताइए। शायद मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। तुम मेरी गाड़ी के आगे कूदकर जान देने ही वाली थी। भगवान ने मुझे बचा लिया और तुम पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था, लेकिन तुम वहाँ से ऐसे क्यों यहाँ भाग कर आई थी? ये सब छोड़िए, आप बताइए, आपने डॉक्टर से मेरा हस्बैंड हूँ क्यों कहा? क्योंकि वो डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने से मना कर रही थी। पूछ रही थी मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तुम्हारी जान खतरे में थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में तुम्हारा हस्बैंड बनना पड़ा। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सो मच। किशन मजाकिया लहजे में बोलता है। अब बोलो, मैं टकरा रहा हूँ तुमसे या बार बार तुम मुझसे टकरा रही हो? गोपी कुछ नहीं बोलती है, मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुमित्रा जी राधे श्याम जी से कहती है, पुजारी जी इस बच्ची के साथ क्या हुआ था जो ये अपनी जान देने चली थी? राधे श्याम जी सुमित्रा जी और किशन को गोपी के बारे में सब कुछ बताते हैं, कहाँ की रहने वाली है और किस तरह उसकी शादी हुई थी और वीरेन ने उसके साथ क्या क्या किया था। बेचारी इतनी छोटी उम्र में क्या कुछ नहीं सहा, कितना कुछ हुआ इसके साथ। उस वीरेन को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हस्बैंड का नाम सुनकर उस दिन तभी अस्पताल से भाग गई थी। किशन, अच्छा ये कहानी है। शाम को राधे श्याम जी और गोपी घर जाती है और गोपी किशन और उसकी दादी माँ के बारे में पूछती है। बाबा, किशन और उसकी दादी माँ को आप कैसे जानते हैं? मंदिर में तो बहुत सारे लोग आते हैं, फिर आपका रिश्ता इन्हीं लोगों के साथ इतना गहरा क्यों है? बेटी, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर भी तुझे मैं बताता हूँ। जिस जमीन में ये शिव पार्वती जी का मंदिर है, ये जमीन इन्हीं की है। किशन के दादाजी का एक्सपोर्ट गारमेंट्स का अपना कारोबार था। वो बहुत अच्छा चल रहा था। पहले वो लोग किराए के घर में रहते थे, फिर उनका कारोबार अच्छा चलने लगा तो उन्होंने इस जमीन को खरीदा। यहाँ वो अपनी कोठी बनाना चाहते थे। फिर घर का काम शुरू करने के लिए खुदाई का कार्य शुरू हुआ। जहाँ पर ये मंदिर है वहीं मिट्टी के नीचे मिट्टी की बनी शिव पार्वती जी की मूर्ति मिली थी।
सब शिव पार्वती जी की मूर्ति देखकर हैरान हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। मेरे पिताजी की किशन के दादाजी की बहुत अच्छी दोस्ती थी और इनके घर पर कोई भी कार्यक्रम होता था तो पूजा पाठ मेरे पिताजी ही करते थे। पिताजी अच्छे ज्योतिषी भी थे, बहुत कुछ जानते थे। किशन के दादाजी ने पिताजी से पूछा, अब क्या करें? इस मूर्ति का इसी जमीन पर मिलना ये किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? शिव पार्वती जी तुम्हारे घर में खुद चलकर आए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सब यही सोच रहे थे कि ऐसी क्या खुशखबरी मिलने वाली है। इतने में भाभी जी यानी कि किशन की माता जी बेहोश होकर गिर पड़ी। सब डर गए, ये क्या हो गया? खुशी की जगह कुछ और हो गया है। फिर हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर हंसती हुई बाहर आई, बोली, डरने की कोई बात नहीं है, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। हम सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगी। सुमित्रा जी कहने लगी, इतने सालों की मेरी मुराद आज पूरी हो गई। ये ईश्वर तूने मेरी सुन ली, क्योंकि शादी के कई साल हो गए थे। उन लोगों की गोद सुनी थी। कितने मन्नतों के बाद किशन का जन्म हुआ था। आज हमारे घर शिव पार्वती जी आए हैं और खुशियों की सौगात ले आए हैं। किशन के दादाजी कहने लगे, पिताजी से अब तुम बताओ, शिव पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना कैसे करें? पिताजी ने कहा, जिस जगह पर मूर्ति मिली है वहीं शिव पार्वती जी की स्थापना करो और घर भी बन जाएगा और पूजा पाठ के लिए मंदिर भी। किशन के दादाजी ने घर बनाने के लिए मना कर दिया। शिव पार्वती जी ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है तो यहाँ घर नहीं, शिव पार्वती जी का मंदिर और अनाथ बेसहारा लोगों के लिए एक छोटा सा आश्रम बनाएंगे। फिर उन्होंने इस मंदिर को बनाया और आश्रम का काम कुछ दिनों में शुरू होने वाला था। एक दिन किशन के माता पिता काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे थे। उस दिन उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु की खबर किशन के दादा ने सुनी, वो बेटे बहू की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसी पल उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तब किशन 8 साल का था। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा सुमित्रा जी के ऊपर। बेटे बहू की मौत, फिर अपने पति की मौत, कैसे संभाला उन्होंने खुद को वो तो वही जानती है। सिर्फ वो किशन के लिए जिंदा थी। फिर उनका कारोबार संभालने वाला कोई नहीं था। उनका बिजनेस सब बर्बाद हो गया था। फिर माता जी ने कंपनी बंद कर दी और पूरा ध्यान किशन की परवरिश पर लगा दिया था। उनके घर का आखिरी चिराग और बेटे बहू की आखिरी निशानी था। कितनी कठिनाइयों से उन्होंने किशन की परवरिश, पढ़ाई लिखाई करवाई, उच्च शिक्षा दी। आज किशन 27 साल का हो गया है। अब अपना डूबा हुआ बिजनेस संभाल रहा है। काफी हद तक अपने कारोबार को ठीक कर दिया है। बेटा यही पीछे सोसाइटी में रहते हैं वो दोनों। जो दुख सुमित्रा दादी को मिला उसके सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। बेटा यही तो जिंदगी है। बेटा जब से मेरे पिताजी का देहांत हुआ है तब से इस मंदिर का काम मैं ही संभालता हूँ। इस मंदिर से जितना भी पैसा आता है सुमित्रा जी सब गरीबों में बांट देती है। बहुत ही नेक दिल वाली है। दादी माँ खुद इतने दुखों से गुजर गई पर उनके दिल में दूसरों के प्रति कितना प्रेम भाव है। हाँ बिटिया, बहुत ही अच्छे लोग हैं। साक्षी जी, चलो अब जल्दी खाना खाओ और आराम करो। अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में गोपी के बारे में न्यूज छपी थी। मल्होत्रा परिवार की छोटी बहू अपना मुंह काला कर मल्होत्रा हाउस से बहुत सारा पैसा लेकर अपने यार के साथ भाग गई। यह न्यूज पढ़कर पुजारी जी अचंभित हो जाते हैं। वो पेपर को छुपा रहे थे और बहुत ही चिंतित दिख रहे थे। इतने में गोपी की नजर पुजारी जी पर पड़ी और पूछने लगी, बाबा क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? और आप पेपर क्यों छिपा रहे हैं? मुझे दिखाइए। कुछ नहीं है इस पेपर में, हर रोज की एक जैसी न्यूज छपी होती है। कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना है।
गोपी जबरदस्ती बाबा के हाथ से पेपर लेकर पढ़ती है। जो उसमें छपा था वो देखकर सन्न रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर कुछ देर में अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछकर कहती है, वीरेन मल्होत्रा, तुमने मेरी गलत न्यूज़पेपर में छपवाकर न्यूज अच्छा किया, क्योंकि इस खबर से मैं टूटी नहीं बल्कि मेरे इरादे और मजबूत हो गए हैं। जल्दी मिलूंगी तुमसे। इतना कहकर उस पेपर को फाड़कर फेंक देती है। गोपी का यह रूप देखकर पुजारी जी चौंक जाते हैं और खुश भी होते हैं और कहते हैं, शाबाश बिटिया, अब तू लड़ने की तैयारी कर। उसके लिए तुझे आगे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मैं तेरी पढ़ाई का इंतजाम करता हूँ। अभी तू ज्यादा सोच मत। इस हालत में ज्यादा सोचना बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। बस तू अपना ध्यान रख। जी बाबा, मैं सब संभाल लूंगी। बाबा, अब मैं इस बच्चे के पैदा होने के बाद ही फिर से किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगी। अभी बस आप मेरे लिए किताबों का इंतजाम कर दीजिए। राधे श्याम जी ठीक है कहते हुए घर से निकल जाती हैं। अब गोपी रोज बाबा के साथ मंदिर जाती, वही बच्चों के साथ अपना वक्त बिताती थी और उन बच्चों को कुछ न कुछ सिखाती थी। सुमित्रा जी गोपी के सेवा भाव से बहुत खुश थी। गोपी भी दादी माँ के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। दादी माँ का अच्छे से ख्याल रखती थी। दादी माँ जब अकेली होती तो गोपी को अपने घर बुला लिया करती थी। गोपी भी निसंकोच उनके घर चले जाती थी। किशन और गोपी की कुछ दिनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब गोपी किसी दिन किशन के घर नहीं जा पाती थी तो किशन खुद ही गोपी को मिलने मंदिर और पुजारी जी के घर पर चला जाता था। किशन जब से गोपी से मिला है तब से न जाने उसे क्या होता जा रहा था। गोपी का साथ अच्छा लगने लगा था। वो हर पल गोपी के ख्वाबों ख्यालों में गुम रहने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है, क्यों वो गोपी के बारे में इतना सोचने लगा है, क्यों उसे गोपी को देखे बिना चैन नहीं आता था। एक दिन दादी माँ से कहने लगा, दादी माँ, क्यों हमें बार बार एक ही इंसान का ख्याल आता है और क्यों उससे मिलने का मन करता है। दादी माँ, मुझे पहेलियाँ मत बुझा। किसके ख्याल आ रही है? मेरे बुद्धू पोते को। और किससे मिलने का मन कर रहा है वो बाद में बताऊंगा। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है ये बताओ। तुझे प्यार हो गया है? ऐसा तभी होता है जब हमें किसी से प्यार होता है। किशन मजाकिया लहजे में कहता है, ओहो, आपको प्यार के बारे में बड़ा नॉलेज है। बताइए, आपको प्यार किससे हुआ था? चल नालायक, भाग यहाँ से। दादी माँ, बताइए ना, जवानी में आपने किस पर बिजलियाँ गिराई थी? तेरे दादाजी पर गिराई थी। बस हो गया। दोनों हंस पड़े। अब बता, तेरे ऊपर बिजलियाँ कौन गिरा रही है? दादी माँ, मुझे ना गोपी बहुत अच्छी लगती है और उसके ही बारे में रात दिन सोचता हूँ। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? हाँ, तुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन गोपी के बारे में तू जानता है ना। तो क्या हुआ दादी माँ? प्यार किसी से पूछकर नहीं होता है, ये तो बस हो जाता है। ये सब आप ही कहती हो ना। तो मुझे भी शायद गोपी से प्यार हो गया है। गोपी के मन में क्या है तूने जानने की कोशिश की? नहीं दादी माँ, शायद उसके मन में मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा प्यार एक तरफा है। गोपी कभी मुझसे प्यार करने लगे तो आपको इस रिश्ते से ऐतराज तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो शादीशुदा है और किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। तेरी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आज तक मैं तेरे लिए तो जिंदा हूँ। अगर उस वक्त तू मेरी गोद में ना होता, मैं भी अपने परिवार की जलती हुई चिता में समा जाती। मेरे बच्चे, तू मेरे बेटे बहू की आखिरी निशानी है। तू मेरे जीने का सहारा है। किशन अपनी दादी माँ के सीने से लगकर रो पड़ा। दादी उसके आंसुओं को पोंछकर कहती है, तू गोपी से बोल दे, तू उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। अगर वो हाँ बोलती है तो उसके बच्चे को तेरा नाम मिल जाएगा और गोपी की जिंदगी संवर जाएगी। नहीं दादी माँ, उसको प्रपोज करने का अभी सही समय नहीं है। उसकी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। ये सब कैसे होगा?
सब हो जाएगा दादी माँ, हम सब मिलकर उसकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझा देंगे। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। समय की गति तेजी से आगे बढ़ गई। देखते देखते गोपी को 9वां महीना शुरू हो गया। अब उसकी डिलीवरी का समय पास आ गया था। आज गोपी सुबह जल्दी उठी नहीं थी, तो पुजारी जी अपनी पत्नी से कहते हैं, आज गोपी बिटिया उठी नहीं, क्या बात हो गई? तब उनकी पत्नी कहती है, मैं देख कर आती हूँ। गोपी बेटी क्या हुआ, आज उठी नहीं? तबीयत ठीक तो है ना? नहीं माँ, मुझे आज अजीब सा महसूस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। बेटा, शायद तेरी डिलीवरी का समय आ गया है, इसीलिए दर्द हो रहा है। अभी अस्पताल चलते हैं। साक्षी जी बाहर आकर राधे श्याम जी से कहती है, सुनिए जी, गोपी को अस्पताल ले जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। फिर वो लोग गोपी को अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। राधे श्याम जी गोपी की तबीयत के बारे में किशन और उसकी दादी माँ को भी बता देते हैं। किशन और उसकी दादी माँ भी आ जाती है। सब मिलकर गोपी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। किशन उस दिन अपनी कंपनी नहीं गया था। कंपनी का कामकाज मैनेजर से देखने को बोल दिया था। सब बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे, कब अंदर से खुशखबरी आए और कुछ इधर उधर ना हो जाए। वो लोग चिंतित भी थे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देती है, बधाई हो, गोपी ने बेटे को जन्म दिया है और चिंता की कोई बात नहीं है। माँ और बच्चा स्वस्थ है, उन दोनों से आप लोग मिल सकते हो। सारे गोपी के पास अंदर जाते हैं और गोपी को बधाई देते हैं, लेकिन गोपी की आंखों में आंसू थे। सुमित्रा जी समझ गई गोपी दुखी क्यों है। सुमित्रा जी, राधे श्याम जी, साक्षी जी सभी मिलकर गोपी को समझाते हैं। किशन, रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। उठो, हिम्मत रखो और देखो, अपनी बेटी को किशन चिढ़ाता है। किशन की बात सुनकर गोपी मुस्कुराती है। गोपी किशन को एक और एकटक होकर देख रही थी। मन ही मन में कह रही थी, एक किशन है, औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करता है, और एक वो है, औरतों को पैर की जूती समझता है। आज गोपी के मन में किशन के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। शायद आज गोपी के मन में किशन के लिए कोई और फीलिंग भी पनपने लगी थी। इतने में डॉक्टर आती है और कहती है, अब बच्चा और माँ को आराम करने दो। सब बाहर आ जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद गोपी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। घर पर पुजारी जी और उनकी पत्नी गोपी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और किशन और उसकी दादी माँ भी गोपी का खास ख्याल रखते थे। राधे श्याम जी और साक्षी जी की सुनी जिंदगी में गोपी और उसके बेटे के आ जाने से मानो बाहर आ गई थी। वो दोनों बहुत खुश थे। साथ में सुमित्रा जी और किशन भी बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद बच्चे का नामकरण किया गया। राधे श्याम जी ने खुद नामकरण किया। राधे श्याम जी ने बच्चे का नाम यह अक्षर से शुरू हो रहा है, तो इसका नाम युवराज रखते हैं। आज से हमारा पोता युवराज के नाम से जाना जाएगा। किशन, माय गॉड, इतना लंबा नाम युवराज, मैं तो इसे आज से यूवी कहकर बुलाऊंगा। चल नालायक, ये भी कोई नाम हुआ, यूवी? अरे दादी माँ, ये इसका निकनेम है। तब गोपी कहती है, हाँ, आज से मैं भी इसे यूवी कहकर बुलाऊंगी। फिर किशन की तरफ देखकर गोपी हल्की मुस्कान छोड़ती है। किशन भी गोपी को बड़े प्यार से देखता है और युवराज को गोद में लेकर बहुत प्यार करता है। युवराज को पैदा हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। अब गोपी कॉलेज में एडमिशन की तैयारी करने लगी थी। किशन ने बड़ी मुश्किल से मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया। किशन, मैं तुम्हारा एहसान कभी उतार भी पाऊंगी पता नहीं, लेकिन कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक बोल देना।
एहसान तो उतारना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। गोपी भी मन ही मन में किशन से प्यार करने लगी थी। गोपी की जिम्मेदारी अब बढ़ गई थी। बच्चे के साथ पढ़ाई करना और साथ में ट्यूशन भी पढ़ाना, सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। फिर गोपी के साथ माँ बाबा भी तो थे। उसे ये सब करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि युवराज को वो लोग संभाल रहे थे। गोपी को एहसास भी नहीं होने देते थे कि उसका बेटा भी है। गोपी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई के साथ 3 शिफ्ट में लगातार ट्यूशन पढ़ा रही थी। किशन खाली समय में आकर गोपी को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया करता था, ताकि गोपी खुद को अकेला महसूस ना करे। वक्त के साथ साथ किशन का प्यार गोपी के लिए और गहरा होता जा रहा था। उधर गोपी भी किशन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी थी, लेकिन कभी किशन को एहसास नहीं होने देती थी वो किशन से प्यार करती है। किशन ने भी कभी गोपी को बताया नहीं कि वो गोपी को कितना प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे के प्यार से अनजान थे। किशन ने अपना बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल लिया था। कंपनी का कामकाज देखने के लिए काफी लोगों को काम पर रख लिया था। जब भी ऑफिस से जल्दी आता था, गोपी के बेटे यूवी यानी कि युवराज के साथ खेलने आ जाता था। कभी उसे अपने घर पर लेकर जाता था। देखते देखते युवराज 1 साल का होने वाला था। किशन ने पहले से युवराज के जन्मदिन की तैयारी कर रखी थी। किशन सुमित्रा जी से कहता है, दादी माँ, युवी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे और उसी दिन में गोपी को अपने दिल की बात बताऊंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन गोपी क्या मानेगी? युवराज का जन्म दिवस धूमधाम से मनाने के लिए राजी होगी? क्या वो तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? दादी माँ, वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है, मैं तेरे साथ हूँ। किशन, आई लव यू मेरी प्यारी दादी माँ, कहते हुए सुमित्रा जी के सीने से चिपक जाता है। अगले दिन किशन गोपी से मिलने जाता है और गोपी से कहता है, गोपी, कल युवी का बर्थडे है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं युवी का जन्मदिन हमारे घर में धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या विचार है? युवराज युवराज पर मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा है। आज मैं और मेरा बेटा यहाँ जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ घर पर न बनाकर शिव पार्वती जी के मंदिर में उन गरीब और बेसहारा लोगों के साथ मनाए। वो लोग भी इस खुशी में शामिल हो सके, और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हमें लोग ही, हाँ, बाहर का कोई भी ना हो। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो, कहते हुए किशन गोपी को कसकर गले लगाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। ऐसा लग रहा था सालों की मुरादें इन दोनों की पूरी हो गई हो। फिर अगले ही पल गोपी को ध्यान आता है वो किशन की बाहों में है, तो झट से अलग होकर सर झुकाकर खड़ी रहती है। किशन, सॉरी, गोपी कहते हुए बाहर चला जाता है। काश कि तुम मुझे पहले मिले होते तो मेरी जिंदगी इस मोड़ पर ना होती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है जो मैं तुम जैसा जीवन साथी पा सकूं। उधर किशन मन ही मन कहता है, काश वो पल वहीं थम जाता। काश की गोपी भी जिस तरह मैं उससे प्यार करता हूँ उसी तरह वो भी मुझसे प्यार करती तो कितना अच्छा होता। अगर ऐसा होता तो मैं कल ही उससे शादी करके जीवन भर के लिए अपनी पत्नी बना लेता। उधेड़ बुन में कब उसकी आंख लग गई पता नहीं चला। अगली सुबह किशन जल्दी उठकर तैयार हो जाता है। फिर वो और सुमित्रा जी ढेर सारे खिलौने लेकर राधे श्याम जी के घर में जाते हैं। युवराज को गोद में लेकर बर्थडे विश करते हैं और ढेर सारा प्यार भी। मैंने मंदिर के आसपास की जगह को डेकोरेट करने के लिए बोल दिया है, शाम तक सब हो जाएगा। शाम को युवराज के जन्मदिन की तैयारी किशन, राधेश्याम जी और सुमित्रा जी ने खुद अपने हाथों से की थी। पूरे मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। गोपी और साक्षी जी
और युवराज के आने से पहले किशन मंदिर की सारी लाइटें बंद कर देता है। वो तीनों मंदिर में जैसे ही अंदर आते हैं, मंदिर जगमगा उठता है। मंदिर का नजारा देखकर गोपी शॉक रह जाती है। मंदिर के पूरे ग्राउंड में गोपी और युवराज के जन्मदिन के पोस्टर लगे थे। पूरा मंदिर दुल्हन की तरह सजा हुआ था और सामने दो दो केक रखे हुए थे, एक गोपी के नाम का, दूसरा उसके बेटे के नाम का। सब लोग हैप्पी बर्थडे गोपी और युवराज कह रहे थे। गोपी जी सरप्राइज कैसा लगा? गोपी भावुक हो जाती है और कहती, तुम्हें कैसे पता आज मेरा भी जन्मदिन है? क्योंकि मैंने तो कभी बताया नहीं था। तुमने तो नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया था जब तुम युवराज से अपने जन्मदिन की बात कह रही थी। मैं बाहर ही था तो सुन लिया था। गोपी उदास हो जाती है और कहती, आज मुझे मेरे माँ बाबूजी और मेरे भाई बहनों से अलग हुए लगभग 2 साल होने को है। वो लोग कैसे होंगे उनकी खबर नहीं। क्या वो मुझे भी याद करते होंगे? गोपी की आंखें भर आती। फिर किशन उससे समझाता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन तुम अपने परिवार से जरूर मिलोगी। चलो अब केक काटते हैं। सब लोग मिलकर केक काटते हैं। सुमित्रा जी गोपी को सोने के कंगन गिफ्ट करती है, लेकिन गोपी लेने से मना करती है। दादी माँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन ये मेरा प्यार है, रख ले, ये तेरे लिए नहीं है। जब युवराज की शादी होगी तब उसकी पत्नी को दे देना। गोपी सबका इतना प्यार देखकर भावुक हो जाती है। किशन गोपी को एक सुंदर सी अंगूठी गिफ्ट करता है। मना करती है गोपी, ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मेरे लिए वैसे भी आप लोगों ने कितना कुछ किया है, मैं आप सभी का एहसान कैसे चुका पाऊंगी? किशन कहता है, पल भर में हमें पराया कर दिया ना, इसीलिए तो बार बार एहसान की बातें करती हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए कहा था। आप ही लोग तो मेरे लिए सब कुछ हो, पराया कहाँ मान रही हूँ। तो फिर मुंह बंद रखो। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने पर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। गोपी, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो, क्या बात है? किशन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल की बात को कैसे बताए। चुप क्यों हो गए? कहो किशन, क्या कहना है? गोपी, मुझे अब डर लग रहा है, कुछ बोलोगे भी किशन? आई लव यू गोपी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गोपी किशन की बात सुनकर सूख रह जाती है और मन ही मन सोचती है, मेरे बीते हुए कल के बारे में जानते हुए भी किशन मुझसे प्यार करता है। किशन का कितना बड़ा दिल है, पर आज तक मुझे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो मुझसे प्यार करता है। गोपी मन में कहती है, किशन तुम्हें क्या पता मैं भी तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। राधे श्याम जी और साक्षी जी किशन की बात सुनकर चौंक जाती हैं और मन ही मन गोपी और किशन के लिए खुश भी होते हैं। गोपी किशन को एकटक होकर देख रही थी। गोपी, बोलो, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? गोपी कुछ देर चुप रहती है। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अंतिम भाग में। धन्यवाद दोस्तों।